चर्चा में अब भाग लेने के लिए राकेश जम्वाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, इसलिए मुझे भी आपने बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियां, सरकार का आईना होता है, लेकिन 16 फरवरी को जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने यहां पर पढ़ा, जिसको उन्होंने लगभग 2 मिनट के अंदर खत्म किया, और राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से सरकार के इस अभिभाषण पर टिप्पणियां की है, उस टिप्पणी पर भी सरकार को मंथन करना होगा। पैरा नंबर 3 से लेकर 16 तक का जो जिक्र राज्यपाल महोदय ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इसमें टिप्पणियां हैं जिसको पढ़ना मैं उचित नहीं समझता। सरकार को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और लगातार अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से लगातार, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, लगातार एक बात पर फोकस भारतीय जनता पार्टी और आरडीजी। आरडीजी बंद हुई, इसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? लगातार आप भारतीय जनता पार्टी पर, लगातार आप जयराम ठाकुर जी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं, उसको लेकर भी सत्ता पक्ष परेशान है। वो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, हिमाचल के हितों के लिए लगातार दिल्ली जाते हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसा कहना कि आप चलो, हम आपके नेतृत्व में हम दिल्ली चलना चाहते हैं। जयराम जी दिल्ली गए, वित्त मंत्री से मिलकर आए, हमें नहीं बताया, हमें भी साथ चलते। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस सदन के नेता हैं, आप अपने दायित्वों से नहीं भाग सकते। सरकार आपकी है। आज अगर ये ग्रांट बंद हुई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है, इसके लिए कोई दोषी है तो वो सरकार दोषी है, सत्ता पक्ष दोषी है। आप ठीक प्रकार से वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाए। लेकिन अभिभाषण को लेकर कि उसमें भी वित्त आयोग के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणियां। यह हिमाचल के इतिहास की एक ऐसी सरकार है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं मानती, जो राष्ट्रपति को नहीं मानती, प्रधानमंत्री को नहीं मानती, गवर्नर महोदय को नहीं मानती, चुनाव आयोग को नहीं मानती, हमारी न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानती। यह ऐसी सरकार है। और बड़ा दुख के साथ इस सदन में मुझे कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल महोदय का यहां से स्थानांतरण हुआ। उनके उस विदाई समारोह में जहां सरकार की ओर से मुख्यमंत्री गए, मंत्री गए, नेता प्रतिपक्ष गए, लेकिन उनके जाने के पश्चात सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा उनके खिलाफ एक पत्रकार वार्ता की गई। और लगातार हमारे मंत्री महोदय अनेकों बातों का जिक्र करते हैं, जिसमें वो कभी नियमों का हवाला देते हैं, कानून का हवाला देते हैं, और उसके साथ साथ गवर्नर महोदय के ऊपर टिप्पणी करने के साथ साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता में तो देश के प्रधानमंत्री, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में उप प्रधानमंत्री रहे अडवाणी जी के ऊपर भी टिप्पणी की। अडवाणी जी को जब भारत रत्न दिया जा रहा था, उम्र 90 वर्ष से ऊपर, और अगर उन्होंने बैठकर वो अवार्ड लिया तो कहा गया कि देखिए अडवाणी जी बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं। मंत्री जी को शायद वो प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं,
कि उस समारोह में किस प्रकार से वहां पर पुरस्कार दिया जाता है। जब राष्ट्रपति महोदय पुरस्कार देते हैं तो लेने वाला और राष्ट्रपति वहां पर खड़े होते हैं, बाकी सारे बैठे रहते हैं। लेकिन आप किसी को नहीं मानते। माननीय सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय प्रदेश के मुखिया होते हैं, प्रदेश के हेड होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों को शपथ दिलाने वाले, उनको भी नसीहत दी जाती है, उनको भी बहुत सी चीजों का पाठ पढ़ाने का काम हिमाचल सरकार के मंत्री कर रहे हैं। जैसे सारी बातों का ज्ञान उनको ही है, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बार बार संघीय ढांचे का यहां पर जिक्र आता है, बार बार अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। और मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश मात्र आपका नहीं, जितना यह प्रदेश आपका है उतना हमारा भी है प्रदेश। और हम अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से समझते हैं, हमारे नेता भी समझते हैं। लेकिन जहां तक इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष क्या किया, 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है, उसका जिक्र नहीं। लगातार जब वहां से हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं तो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जयराम जी का जिक्र लगातार बार बार वही जिक्र आ रहा है। और मैं अभिभाषण में पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने कहा है ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्ता एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना चलाएगी। इस योजना के अंतर्गत आपने उन संस्थानों में किया क्या, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं। योजना तो आपने चला दी, आपने उस संस्थानों को भी ले लिया, लेकिन उन संस्थानों में किया क्या। मेरे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का सिविल हॉस्पिटल आपने उसमें लिया है, पूर्व की जयराम जी की सरकार में उसमें दर्जा बढ़ाया गया, वहां पर भवन बनाए गए केंद्र से, नड्डा जी ने हमको मातृ शिशु अस्पताल दिया। लेकिन आपने वहां पर क्या किया। जो भवनों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार में शुरू हुए थे, वो वहीं के वहीं रोक के आपने रखे हैं। आप स्वास्थ्य संस्थानों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि ग्रामीण में दूर दराज क्षेत्र में हम स्वास्थ्य सुविधा देंगे। पूर्व की जयराम जी की सरकार ने मेरे दुर्गम क्षेत्र में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला था, 45 किलोमीटर तक कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था, लेकिन उस स्वास्थ्य संस्थान को भी डिनोटिफाई कर दिया गया। मैंने अनेकों बार मुद्दा उठाया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा विचार करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है दूर दराज का क्षेत्र है तो हम जरूर उसको नोटिफाई करेंगे। लेकिन आज तक वो संस्थान जो है वो नहीं खुल पाया। आप स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर रहे हैं। हिमकेयर का हाल हिमाचल प्रदेश में क्या है, जो पूर्व की जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर जैसी योजना चलाई थी, सारा योजना चलाई थी। भारत की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। हिमाचल का लगभग 6.5 करोड़ रुपए की 650 करोड़ रुपए की देनदारियां इन सारी योजनाओं में है। आप बड़े बड़े दावे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी में भी गए, रोबोटिक सर्जरी का वहां पर उद्घाटन कर दिया। आज प्रश्नकाल के दौरान भी मैंने स्वास्थ्य विभाग पर वहां पर प्रश्न था, उसमें भी मैंने पूछना था। हमारे नेर चौक में आपने रोबोटिक सर्जरी का विधिवत उद्घाटन कर दिया, लेकिन वहां पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद पड़ा है। कैथ लैब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कैथ लैब आज तक नहीं खुल पाई। आपने एमआरआई का जिक्र जिस दिन से सत्ता में बैठे कहा कि जयराम जी ने एमआरआई तक नहीं खोली। 3.5 वर्ष का समय इस सरकार को होने को आ गया। आज भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि एमआरआई जल्दी से जल्दी लगा दी जाएगी। 3.5 वर्ष तो निकल गए। एक मुश्त आपने मेडिकल कॉलेज नेर चौक से 40 से ज्यादा डॉक्टर स्थानांतरित कर दिए, लेकिन आपने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज का अलग से कैडर बना दिया, डीएमई का अलग से, डीएचएस का अलग से कर दिया। लेकिन उन डॉक्टरों को ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या किया, वहां पर कितने डॉक्टर वहां पर पोस्ट किए। आपने उस मेडिकल कॉलेज का हाल खराब कर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप बार बार रोबोटिक सर्जरी का जिक्र हमारे सत्ता पक्ष के साथी कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा अल्ट्रासाउंड लोगों के नहीं हो रहे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद पड़ा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हाल हमारे क्षेत्र में है, पूरे प्रदेश में है, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, यहां पर जिक्र किया गया कि पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में
1000 से करोड़ से ज्यादा की राशि के भवन हिमाचल प्रदेश में बना दिए गए। विकास को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार कृतसंकल्प थी, उसमें लगातार प्रयास किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां जरूरत थी, जहां स्कूल थे, जहां कॉलेज थे, जहां पर कोई और संस्थान बनने थे, वहां पर भवनों को बनाने का काम किया गया। लेकिन बार बार उधर से मुख्यमंत्री जी खड़े होकर जिक्र करते हैं कि ऐसे ऐसे भवन बना दिए गए। मैं उसमें मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे सुंदरनगर में अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल की स्टाफ क्वार्टर, वहां पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई जा रही थी। 70% काम पूरा हो गया, बंद करके किसने रखा? क्या ये लोगों की जरूरत नहीं थी? क्या ये भवन बनाना जरूरी नहीं था? गवर्नमेंट ITI हमारी डहर में जिसका 60% काम पूरा हुआ, उसको आपने सत्ता में आने के बाद रोक कर रखा हुआ है। क्या यह भवन जरूरी नहीं था? आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलेली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौड़ा कोठी, इनके भवनों के निर्माण कार्य आपने रोक दिए। क्या यह भवन जरूरी नहीं थे? स्कूलों के भवन बनने नहीं चाहिए? आपने CSC नीरी, मेरे विधानसभा क्षेत्र का वो दुर्गम क्षेत्र, वहां पर भवन का निर्माण CSC का किया जा रहा था, उस निर्माण को आपने रोक दिया। क्या यह भवन निर्माण जरूरी नहीं? आपने फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसको आपने बंद कर दिया, उसका काम चला हुआ था। क्या यह गलत काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने किया? मैं पूछना चाहता हूं कि इंडोर स्टेडियम, आप नशे को लेकर यहां पर हमारे साथी कह रहे थे कि हमने जिला स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां की, रैलियां निकालने से जो है वो नशा नहीं रुकेगा। ये इसके लिए सरकार को गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में वहां पर इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए। वो इंडोर स्टेडियम का काम लगभग 90% पूरा हो गया है, 10% इसलिए रुका है क्योंकि सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही। क्या ये इंडोर स्टेडियम गलत बनाया गया जयराम जी की सरकार के द्वारा? मैं पूछना चाहता हूं, हमारा जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर का, उसकी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का काम चला था, उस काम को भी रोक दिया। क्या वो भवन गलत बनाया जा रहा था? लेकिन लगातार आप अपने जिम्मेवारी से भागते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार को दोष दे रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन गारंटियों का जिक्र किया था, उन गारंटियों का क्या हुआ? कागजों में कह रहे हैं कि हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश की जनता आपसे हिसाब पूछेगी। आपने जिस प्रकार से छल कर ठग कर सत्ता हासिल की है, आप आने वाले चुनावों में आप जनता के पास जाने के काबिल नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण के द्वारा, मैं जिस अभिभाषण का जिक्र, माननीय रणधीर जी ने भी जिन बातों का जिक्र किया, इस अभिभाषण में मात्र केंद्र सरकार की सारी योजनाएं उनका जिक्र है। केंद्र से जो योजना आई है, अगर उन योजनाओं को इससे निकाल दे तो इसमें प्रदेश की सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। और उसके साथ अच्छा होता कि इस अभिभाषण में केंद्र की सरकार का भी 2 शब्दों के में आप धन्यवाद कर देते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसके कारण से हमको हिमाचल प्रदेश को ये योजनाएं मिल रही है। हमारे PWD मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो लगातार सच्चाई के साथ कुछ बातों का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मैं केंद्र में हमारी भारत की सरकार, आदरणीय मोदी जी, गडकरी जी हिमाचल की सड़कों के लिए लगातार पैसे दे रहे हैं। अगर इस प्रकार से बाकी मंत्री भी धन्यवाद करें और मुख्यमंत्री जी भी धन्यवाद करते तो मुझे लगता कि अच्छा होता। लेकिन सभापति महोदय, इस अभिभाषण में मात्र केंद्र की सरकार को और हमारी वित्त आयोग को कोसने के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ केंद्र की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र इस अभिभाषण में है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गवर्नर महोदय से, क्योंकि मैं उधर के साथियों से सुन रहा था, कह रहे थे कि गवर्नर महोदय को यह अभिभाषण पढ़ना चाहिए। गवर्नर महोदय को भी डिक्टेट कर ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन इस अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं समर्थन कर सकूं, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कुछ लाइनों के साथ में गालिब की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। गालिब ने कहा है कि गालिब, उम्र भर में ये भूल करता रहा, उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये मुख्यमंत्री जी के लिए मेरी लाइन है। धन्यवाद।